अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक तो सब लोग मुझे यही बताते रहते हैं कि नमस्कार नहीं होता, नमस्कार होता है, लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ। तो खैर, जिसको नमस्कार पसंद है उसके लिए नमस्कार, और जिसको नमस्कार पसंद है उसके लिए नमस्कार। एनीवे, सिर्फ कहना यही होता है कि आप सबको सलाम करना होता है, और आदाब करना होता है, और आप सबकी खैरियत मालूम करनी होती है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एज यूजुअल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने जो आपके दिमाग हैं, इन केस अगर आप लोगों के पास दिमाग हैं, तो क्योंकि बहुत से यूथियाज हमारे चैनल पर आते हैं और उनके पास तो खैर कोई टेंशन की बात ही नहीं होती, इसलिए कि वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, अगर होता भी है तो वो लोग जिनके पास जो अपने दिमाग लेकर आए हैं वो साइड पे रख दें हमारा शो देखने से पहले। और एक चीज़ और है, आज एक नई चीज़ है, और वो ये कि जो जो यूथियाज इस चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देखने की हिम्मत दिखा रहे हैं, वो प्लीज़ ये पिक्चर अब मैं आपको दिखा रही हूँ बरनौल की, तो ये 2-2 3-3 ट्रक बरनौल के पहले मंगवा लें, अपने घर के बाहर ऑर्डर कर दें फ़ोन करके, और उसके बाद आप हमारी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत जलने वाली है आपकी आज। तो ऐसे नहीं बोलते, सॉरी, मतलब बहुत बुरा लगने वाला है आपको, क्योंकि सच्चाई तो आप लोगों से बर्दाश्त होती नहीं है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको बताते हैं कि जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब देखें कितने हैंडसम लग रहे हैं। इस बात से भी लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि मैं उनको हैंडसम क्यों कहती हूँ, और मज़े की बात ये कि इंडियंस के बजाय पाकिस्तानी नाराज़ हो जाते हैं। तो बता दीजिए क्या कहूँ। खैर, इमरान खान साहब जो हैं उनका कहना ये है कि जी, बहुत मुल्क तरक्की कर रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो मंगवाई जा रही हैं, और ये तकरीबन 165 बिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च होंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि किस किस की जेब में क्या कुछ जाने वाला है, और कौन कौन कॉर्नर का प्लॉट लेगा, और कौन कौन बाहर प्रॉपर्टीज बनाएगा, और कितने घपले घोटाले होने वाले हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जी डॉलर बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन क्या बड़ी बात है जी, एक दिन तो सभी ने ऊपर जाना है। तो अगर डॉलर पहले ऊपर चला गया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। खैर, हम आपको आगे और कुछ बताएं, इससे पहले ये भी बता दें कि जी, खान साहब ने मुल्क के अंदर, यानी कि अंदर की सफाई कर लिया। अंदर की सफाई करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं कंट्री के बाहर भी कुछ सफाई कर दूं, तो इसलिए जो है वो इंटरनल के बाद एक्सटर्नल सफाई भी शुरू कर दी गई, और 74 ईयर्स के बाद पाकिस्तान यूएन के इजलास से बाहर हो गया है। वैसे हमें इसकी कोई खास परवाह है भी नहीं, अगर यूनाइटेड नेशन ने हमें अपने इजलास में नहीं बुलाया और हमें बाहर कर दिया, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं आजकल कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, तो हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जी वहाँ जाने का। हाँ, खामखा लोगों ने ऐसे फैला रखा है कि जी हमारी कोई बेइज्जती हो गई। हमारी कोई बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि अब हमें आदत पड़ चुकी है। पहले ही आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़बरदस्त, क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हद तक जो है, बहुत स्ट्रांगली जो है वो हिस्ट्री, अगर आप हमारी उठा के देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि बदतरीन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पाकिस्तान चला गया है, कि चाइना हमें मुंह नहीं लगा रहा, थोड़ी आंखें दिखा रहा है, भारत हमें नहीं पूछता, अफगानिस्तान हमें बुरा भला कह रहा है, अमेरिका हमसे नाराज है, फोन भी नहीं करता अमेरिका वाले, और यूरोपियंस और गल्फ स्टेट्स का भी यही हाल है, सऊदीज का भी यही हाल है कि वो बात नहीं करते और अपने पैसे भी वापस मांग लेते। चलो, बात नहीं करनी मत करो, हम कौन सा मरे जा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन पैसे तो कम से कम वापस नहीं मांगने चाहिए ना। ये सऊदीज जो है ना, इनको तो बिल्कुल कोई ऊपर वाले का खौफ ही नहीं है। ऐसे तो बड़ी इस्लामिक कंट्री बनते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि पैसे का क्या करना है, वापस थोड़ी मांगा जाता है इस तरह से, वो भी इस्लामिक कंट्री को देने के बाद। लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं आजकल जिस तरीके से कोरोना वायरस दोबारा से स्प्रेड करने लगा है, तो अच्छी बात है अगर हम लोगों से ना मिलें, और ये जो आपस में मिल रहे हैं ना, देखना इन्हें भी ऊपर वाला देखेगा। हमारी बद्दुआएं तो कम से कम इनको जरूर लगने वाली हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं,
انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ویسے آج تک ہم جس کے بھی ساتھ کھڑے ہوئے نا ہم نے اس کو تو لٹا ہی دیا ہے. تو افغانستان کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو گئے اور جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم افغان پیس پروسیس کے لیے ان کے ساتھ ہی رہیں گے, ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. ایک تو یہ شاہ صاحب کی پتہ نہیں پکچر کہاں گئی, ان لوگوں نے لگائی تھی یہ, ارے یہ والی نہیں بھائی, جو شاہ صاحب پیسے جمع کر رہے ہیں وہ نہیں میں نے کہی تھی. شاہ صاحب کی دوسری مطلب اچھا سا سوٹ ٹائی لگا کے نا ایسے, تو وہ درگاہ والی پکچر ان لوگوں نے لگا دی شاہ صاحب کی. یہ دیکھیے یہ شاہ صاحب 5,000 کے نوٹ لیتے ہوئے, سوری آئی ایم سوری, یہ میں ایڈٹ کر کے ڈیفینیٹلی نکلوا دوں گی. کہاں گئے شاہ صاحب؟ شاہ صاحب کی ایک ہمارے پاس ایک اچھی پکچر بھی تھی جس میں کہنا چاہیے کہ وہ پیسے نہیں پکڑ رہے تھے, لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کر دی, یہ مل گئی. تو دیکھیے اس میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں, لگ ہی نہیں رہا کہ وہی ہیں جنہوں نے سر پہ پگڑ لگایا ہوا ہے اور لوگوں سے پیسے جمع کر رہے ہیں درگاہ میں بیٹھ کے. لیکن خیر کوئی بات نہیں, ہر انسان کے دو روپ ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھی نا وہ بہت ساری فلمیں آئی تھی, وہ ڈپلیکیٹ شاہ رخ خان کی, ستے پہ ستا نا امیتابھ جی کی, اور ایسی میں نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں اس میں ڈبل رول ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا مجھے لگتا ہے کوئی ڈبل رول ہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ایک ہمارے پرانے آپ جانتے ہیں ریٹائرڈ جنرل جو ہیں ان کو تو ہم کہیں نہ کہیں کام پہ لگا ہی دیتے ہیں نا, بلکہ خود لگ جاتے ہیں. ان کو منع بھی کیا جائے تو یہ سنتے نہیں ہیں نا, اتنے کام کے شوقین ہوتے ہیں. تو یہ صاحب بھی جو ہیں یہ جنرل ریٹائرڈ عارف حسین صاحب ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ 17 سال سے پاکستان اسپورٹس جو ہے اسپورٹس فیڈریشن کے صدر بنے ہوئے ہیں. اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو اسپورٹس کا حال ہوا ہے تو اسپورٹس کو نکھارنے کے لیے, ریفائن کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی ان کا مطلب ہے کہ یہ کام بھی بلڈی سویلینز کا ہے, کیونکہ یہ لاسٹ 17 ایئرز سے جو لاکھوں کی سیلری اٹھا رہے ہیں, اور ابھی 1-2 سال بھی نہیں 17 ایئرز سے یہ اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. وہ جیسے وہ بولتے ہیں نا ہمارے یہاں چمگادڑ کی طرح, نہیں پتہ نہیں کوئی جانور ہوتا ہے, کوئی کیڑا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے جو بس پکڑ لیتا ہے نا, آکٹوپس کی طرح. ہاں آکٹوپس کیڑا نہیں ہوتا, پھر کیا ہوتا ہے, اینیمل تو ہوتا ہی ہے نا جی. اچھا خیر جو بھی ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی نہیں جی آکٹوپس کی طرح جو ہے نا وہ اسپورٹس فاؤنڈیشن کو پکڑ لیا ہے. لاسٹ 17 ایئرز سے یہ کھائی جا رہے ہیں, اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی اسپورٹس کی جو حالت ہوئی ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے, وہ تو جی بلڈی سویلینز کی وجہ سے ہوئی ہے. خیر چھوڑیں جی, ہمیں کیا, ہمیں تو اچھی باتیں بتانی چاہیے نا اپنی کنٹری کی, تو ہم اچھی باتیں بتا رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسپورٹس میں اگر کوئی ہار جائے لیکن بہت کوشش کرے, میں بہت تعریف کرتی ہوں کہ ارشد ندیم صاحب نے بہت کوشش کی اور بہت اچھا انہوں نے اولمپک میں پرفارمنس دی, اور ہم نے ان کی بہت تعریف بھی کی کہ جی انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. لیکن اگر یہی بڑا دل اور یہی حوصلہ اور یہی تعریفیں اگر ہم ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے بھی کر دیتے جو نوبل پرائز لے کر آئے پاکستان کے لیے, تو کتنا ہی اچھا ہوتا. اور میں تو مانتی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام اور عبدالستار ایدی صاحب, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, اس کے علاوہ جو جیسے کہنا چاہیے کہ عادشر کاوس جی, اور اس طرح کے ہمارے نیشنل ہیروز ہونے چاہیے اور انہی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, بجائے یہ عجیب قسم کے وہ تلواریں لے کے جو جنگجو ہمارے یہاں پھرتے رہا کرتے تھے, اور ہم نے ان کے نام پہ اپنے میزائلز کے نام رکھ دیے ہیں. کوئی غوری ہے, کوئی غزنوی ہے, کوئی کیا ہے, جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کی گردنیں کاٹی, ہم نے ان کو ہیرو بنا کے بتا دیا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بالکل جیسے ہم نے اپنے ایتھلیٹ جو تھے ارشد ندیم صاحب, ان کو جس طریقے سے ہم نے عزت دی, جس طرح سے ہم نے ان کی واہ کی, ایسا ہی ہمیں اپنے باقی لوگوں کی بھی, ڈاکٹر عبدالسلام سمیت جس کا بھی میں نے نام لیا, ان اور کئی لوگ, ان سب کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, جس میں ملالہ یوسفزئی بھی شامل ہیں. خیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی ایک ویڈیو. میں پٹھان کا بچہ ہوں. ہوں مزہ آیا نے ڈٹا نے پٹھان دے کتی تئی مخلوق پئی ہے, انڈیا چی ساری قوم نکل آئی ہے. ہایا مودی دا سارا رشتہ دار تھی. یہ دیکھیے اب مودی جی پٹھان کہاں سے نکل آئے, اور اس کے بعد وہ جو پٹھان بھائی صاحب تھے وہ کتنے خوش ہو رہے تھے, وہ ان کو تو لگا کہ مودی جی تو ہمارے رشتہ دار نکل آئے ہیں. تو بالکل اس بات پہ ہمیں بالکل خوش ہونا چاہیے کہ مودی جی جو ہے وہ تو پٹھان ہے, اور مودی جی تو پٹھانوں کے رشتہ دار نکل آئے. تو اسی طرح سے ہمیں تھوڑے سے
इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में भी सोचना चाहिए और थोड़े से टर्म्स बेहतर करने चाहिए। अभी मैंने लास्ट जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बिंदी लगाई थी, तो वैसे पाकिस्तान में बहुत लोग बिंदी मेरे ख्याल लगाते ही होंगे, मैंने तो खैर बचपन में बहुत देखा अपने रिलेटिव्स को लगाते हुए, साड़ी पहनते भी देखा है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को कि अगर मैं साड़ी पहनूं तो दम मचाते हैं, बाकी दुनिया में कोई भी साड़ी पहनता रहे कुछ नहीं। इसी तरह से मेरी बिंदी के ऊपर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मैंने बिंदी किसके लिए लगाई थी। पहली बात तो ये कि बिंदी मैंने अपने लिए लगाई थी, और अगर किसी और के लिए लगाई थी तो मैं आपको क्यों बताऊं, उसको क्यों ना बताऊं जिसके लिए लगाई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बिंदी मैंने अपने लिए ही लगाई थी। और ये जो यूट्यूब पे जाके लंबे लंबे मैसेजेस कर रहे हैं और बुरा भला लिख रहे हैं, उन्हीं के लिए मैंने वो बरनौल का ट्रक दिखाया था और कहा था कि ये लगा लीजिए आप लोग, क्योंकि हमारी वीडियो देखने के बाद आपको पता है ना क्या होने वाला है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अगर मतलब आर्मी हमारी या कोई भी फौजी एयरफोर्स हो, वो अगर 2 जहाज और 1 मोर्चा तबाह कर दें तो हर तरफ वाह वाह हो जाती है और लोग कहते हैं वाह जी वाह क्या काम दिखाया है। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जो है पूरा मुल्क तबाह कर दिया, लेकिन तारीफ करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हर चीज में लोगों का बुरा हाल है, लोगों के यूटिलिटी बिल्स कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, लोगों के पास खर्चे के पैसे नहीं है, जिसकी जितनी सैलरी है उसमें गुजारा होना इम्पॉसिबल सी बात हो गई है। मगर खान साहब को जैसे कहते हैं ना कि कुछ असर ही नहीं हो रहा। साथ के साथ जिस तरह से हमारे यहाँ मीडिया की आवाज को दबाया जाता है, मीडिया को जिस तरह से रोका जाता है, मीडिया को जिस तरह से आप देख ही चुके हैं, कई जर्नलिस्ट हैं जिनको डराया धमकाया जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या गवर्नमेंट होती है या एस्टेब्लिशमेंट, ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी हामिद मीर साहब के क्लिप से कि आखिर वो बताना क्या चाह रहे हैं। In 2019, one of my interviews with the former president Asif Ali Zardari, that interview was banned on my show, on my TV channel, and then some other opposition leaders, they were also banned on different TV channels. So we started criticizing Imran Khan, and I think that he was not happy over my criticism. Now, the second part of your question is very important. I think that Imran Khan is not directly responsible for imposing a ban on me, and I don't think that he want me to be off air, but like the past prime ministers, he is not a very powerful prime minister, and I think he is helpless and he cannot help me. जी, तो आप समझ ही गए होंगे कि मीर साहब क्या बताने की कोशिश कर रहे थे और वो क्या कह रहे थे कि बाकी प्राइम मिनिस्टर्स की तरह भी इमरान खान साहब भी कोई बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं। खैर सर, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन जितने कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब साबित हुए हैं, इतना तो माजी में हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इतना वीक आया हो जितने के इमरान खान साहब आए हैं, और किसी ने इतनी लंबी फेंकी हो। जब भी तो मैं कहती हूँ कि जितने इमरान खान साहब फेंकते हैं लंबी, इसलिए तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम ओलंपिक्स में खान साहब को भेजिएगा तो मेडल तो आया ही आया, कहीं नहीं जा सकेगा। साथ ही हम जी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान के एक स्कूल का हाल। उससे पहले मैं आपको उसकी एक डिटेल बता दूं कि जी ये जो है प्राइमरी स्कूल है और ये गोट टंडोरो खुदाई खान उसका नाम है, और तहसील भाग जिला कच्ची बलोचिस्तान के इलाके का ये स्कूल है। और इस इलाके के बादशाह यानी जो सरदार हैं उनका नाम है यार मोहम्मद रिंद। तो आप जरा स्कूल का हाल देखिए। जी,
पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम का भी यही हाल है जो इस स्कूल का था, और ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, आपको सिंध में, पंजाब में, हर जगह पे आपको इस तरह के कई स्कूल देखने को मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में। तो हमने जब एजुकेशन सिस्टम का ये हाल कर रखा है, स्कूलों का ये हाल किया हुआ है, तो जाहिर है हमारे पास से कोई ऐसा आपको जीनियस तो निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, बहुत कम दिखेंगे। एक दो लोग जो शायद जबरदस्ती में पड़ गए हैं या उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ कोशिश करके जो है सारे सिचुएशन के बावजूद पढ़ाई कर ली है, वो अलग बात है, मगर ऐसा होता बहुत कम है। इस्लामाबाद के एक मदरसे में सेक्टर G732 के एक सेक्टर में, ये मतलब सेक्टर है इस्लामाबाद, अगर किसी ने नहीं देखा, स्पेशली हमारे इंडियन जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि इस्लामाबाद में सेक्टर्स बने हुए हैं, जैसे F11, F10, F7, F6, तो इसी तरह से जी और ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है इस्लामाबाद के एक सेक्टर G732 के मदरसे से मैं एक 13 साल के बच्चे ने एक 9 साल के बच्चे के साथ कहना चाहिए कि रेप किया, या ये कहना चाहिए कि गलत काम किया, और 2 दिन मुसलसल वो मदरसे में ये काम करता रहा। हमने कितनी बार अपने शोज में कहा है कि इन मदरसों को बंद किया जाए। अब ये मदरसे के मौलवियों से निकलकर ये बीमारी बच्चों तक में ट्रांसफर हो गई है। आप सोचिए 13 साल के बच्चे की क्या मतलब एज, कितना छोटा सा एक बच्चा होता है 13 साल का, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। और यहाँ पे ये काम अब इस तरीके से भी होना शुरू हो गया है, और कोई भी महफूज नहीं है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इन मदरसों को बंद कीजिए, अपने बच्चों को मदरसे में मत भेजिए। क्यों आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन को तबाह करना चाहते हैं? क्यों अपने बच्चों के साथ आपको प्यार नहीं है? क्यों अपने बच्चों को आप सही तालीम नहीं देते? अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए, अपने बच्चों को मदरसों में मत भेजिए। इन मदरसों को फंडिंग और बच्चे देना बंद कर दीजिए, इन मदरसों को बंद करवाइए। पाकिस्तान में हर मदरसा बंद हो जाना चाहिए, चाहे वो सही बोल रहे हैं कि हम सही हैं, चाहे वो ये बोल रहे हैं कि सही नहीं है। ऐसे ये तो कोई बोलेगा नहीं कि वो सही नहीं है, सब यही कहेंगे कि हम तो सही हैं, लेकिन सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और वो स्कूल होना चाहिए, प्रॉपर स्कूल जो सारी दुनिया में होते हैं उस तरह का स्कूल। ये मदरसे फौरी तौर पे बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खौफनाक बात है कि अब बड़े जो मुल्ला हैं और वो है, उनसे ये बात निकल के अब बच्चों तक आ गई है, और अब बच्चे इस तरह के काम करने लगे हैं। मतलब मुझे तो सुन के और पढ़ के न्यूज़ अजीब सा लगा कि इतना छोटा बच्चा, 13 साल का बच्चा जो है वो किसी 9 साल के बच्चे के साथ इस तरह करे। तो आपको इस चीज़ को बहुत सख्ती से लेना होगा, बहुत इसको रोकना होगा। साथ के साथ अभी जो रिसेंटली एक मंदिर तोड़ा गया था, आपको मालूम ही होगा, वो सारी न्यूज़ हमने आपको दिखाई हुई थी और आपने खुद भी चेक की थी। तो उस मंदिर को जो है जी वो दोबारा से बना दिया गया है, और गवर्नमेंट बड़े दावे कर रही है कि जितना खूबसूरत वो पहले था उससे कहीं ज़्यादा हमने अब खूबसूरत बना दिया है। हमने जी बड़े पैसे लगाए हैं उस पर और बड़े उसकी रेनोवेशन की है। लेकिन पूछना ये था कि जिन लोगों का दिल दुखा, जिन लोगों को बुरा लगा, जिनके आपने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, क्या वो भी रिपेयर हो सकते हैं? क्या उसकी भी रेनोवेशन की जा सकती है? क्या उसको भी दोबारा डेकोरेट किया जा सकता है? उनके दिलों को, उनके दिमागों को, जो आपने एक खौफ और इस तरह का एक माहौल जो आपने क्रिएट किया वहाँ पे, और ये पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है। आई एम श्योर कि इस साल में ये मेरे ख्याल है 7वां मंदिर था जो इस तरह से तोड़ा गया, और आगे भी ये चीज़ होती रहेगी। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ FATF से निकलने के लिए आपने ये सारा ड्रामा किया है कि दोबारा से बना कर दिया है। 70 लोगों को पकड़ा है, सजा कितनों को देंगे आप? मेरा ख्याल है 7 लोगों को भी सजा नहीं होगी और ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। जैसे हमेशा ही होता है कि कुछ दिन लोग शोर मचाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया क्योंकि इंडिया में क्योंकि जाहिर है कि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो भी इस बात पे शोर मचाते हैं। तो आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ टाइम के लिए लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, और देखिए जी ये है पाकिस्तान, ये है इस्लामिक कंट्री कि जहाँ पे हम इतना ख्याल करते हैं और कोई पूरी दुनिया में कोई मुसलमानों का ख्याल नहीं करता। ये ड्रामा करना बंद कर दीजिए, इसलिए कि अब लोगों को समझ आ गई आपकी। आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि ये सारा कुछ आप क्यों कर रहे हैं, आप दिल से नहीं कर रहे। ये आपने सिर्फ FATF से निकलने के लिए और अपने आप को इंटरनेशनली बड़ा ही जो है ना वो अच्छा प्रूव करने के लिए किया है। लेकिन बात सारी ये है
کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ بھی دیں گے دوبارہ. یہ جو آپ نے 70 اریسٹ کیے ہیں یہ واپس نکل جائیں گے, بھاگ جائیں گے, اور آپ دوبارہ کچھ دن کے بعد پھر کوئی مندر پہ اٹیک کیا جائے گا. اور دوسرا اسلام آباد کے مندر کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, وہاں تو ابھی کام شروع بھی نہیں ہوا ہے, وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. تو اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے کہی کہ جن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا, جن کو آپ نے یہ تکلیف پہنچائی ایسا کر کے, ان کے مندر کو توڑ کر, اور یہ پہلی بار نہیں ہے, میں جیسے کہہ رہی ہوں صرف 1 سال کے اندر یہ 7واں مندر تھا, اور آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, آگے بھی ایسا ہوگا. ہم دیکھیں گے اور ہم پھر اس چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا, وہی سیم بات ہوگی, وہی الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوں گے. جی ہمیں تو بڑا غصہ آ رہا ہے, اور ہم تو ایسا کر دیں گے, ہم تو ویسا کر دیں گے, لوگ اریسٹ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. لیکن جب تک آپ اپنے ادھر جو لوگ رہتے ہیں انہیں سویلائزڈ نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ مدرسے بند نہیں کریں گے, جب تک ملا مافیا کو نہیں پکڑیں گے, اور سب سے بڑی جو میاں مٹھو اور اس طرح کے لوگوں کو جب تک اریسٹ نہیں کیا جائے گا, سزائیں نہیں دی جائیں گی, یہ چیز رکنے والی نہیں ہے. یہ میں آج کہہ رہی ہوں, اور آپ دیکھ لیے گا کچھ دن کے بعد جب دوبارہ اسی طرح کا کچھ ہوگا تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ نکال کے دیکھ لیے گا. اچھا مجھے تھوڑے ویوز اور مل جائیں گے اور کیا. لیکن خیر ہم جی بڑھتے ہیں آگے, اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ویڈیو. یہ سب امریکن ایجنڈے کے تحت کرنسی ڈی ویلیو کی گئی ہے. کاروباری حضرات کے مال ٹھپ ہو گئے ہیں. بزنس کے اندر جن لوگوں کی کانٹریکٹس ہیں وہ اپنے وعدے ایفا نہیں کر پا رہے. ایک نیا بحران دکانداروں میں اور جو امپورٹرز ہیں اور ریٹیلر ہیں اور تھوک سپلائر ہیں اس میں پیدا کیا گیا ہے, اور ان سے کوئی بعید نہیں کہ یہ اور بھی کرنسی بڑھا دیں. یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے جناب کہ آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں پٹرول کی قیمت بڑھی ہو, رات کو سوئیں صبح اٹھیں کرنسی کی جی. اور میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ سازش کس کی ہے, یہودیوں کی ہے یا بھارت کی ہے. لیکن میرا خیال ہے پوری ویڈیو ہمیں ملی نہیں, لیکن بات ساری یہی ہے کہ سر جب آپ لوگوں کو کام کرنا نہیں آئے گا, جب آپ لوگ اپنی جیبیں بھر بھر کے نکل جائیں گے, تو پھر اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو ٹی وی سے پتہ لگا کہ پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی ہے, اپنے آپ میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا, تو بالکل یہی کچھ ہم دیکھیں گے. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ سی پیک جو تھا ہمارا پروجیکٹ, بلکہ ہے ابھی تک, اس میں کس طرح سے کرپشن کے کیسز سامنے آئے اور کیا کچھ ہوا. اور اس کے بعد بالکل یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا یہ دیکھیے, یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. پاپا جونز کے علاوہ بھی کئی دوسرے بزنسز ہیں اور کئی ملین بلین ٹریلین پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں, تو اس کے ان کے جو ہیں ایسٹس ہیں, اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ سر یہ آپ نے کہاں سے بنائے. لیکن جی ڈھاکہ ہو یا سی پیک, جب تک جوتے مار کے نہ نکالا جائے نکلتے نہیں ہیں. لیکن نکل تو گئے ہیں, لیکن اب ان سے پوچھے گا کون کہ سر وہ پیسے جو آپ نے کھائے ہیں اس کی ذرا رسیدیں تو بتاؤ ہمیں. جی پاکستان میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے جو ہیں جو اس میں وہ ٹریول کرتے ہیں, جیسے جو پلینز یوز کیے جاتے ہیں پاکستان ایئر فورس کے, اس میں پچھلے 14 سال میں یعنی لاسٹ 14 ایئرز میں جو خرچہ ہوا ہے وہ ہے 12 بلین روپیز کا. 12 بلین روپیز کا خرچہ ہوا ہے. یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز نے جو پلین یوز کیے ہیں ایئر فورس کے, اس میں پاک ایئر فورس کے, اس میں سے جی پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ 9 بلین روپیز کا حساب دینے میں بالکل ناکام رہی ہے. اب ہم اس کو کیا کہیں کہ 12 میں سے 9 بلین کا آپ کو خبر ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں بانٹ لیے ہوں گے نا, بتا دینا ہم نے آپس میں بانٹ لیے, اس میں کیا مطلب شرمانے کی بات ہے, کوئی پہلی بار تھوڑی کیا آپ لوگوں نے, نہ آخری بار کیا. اور ظاہر ہے ہو جاتا ہے ایسے بڑے بڑے دیشوں میں, ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں نا. وہ شاہ رخ خان کی یاد ہے آپ کو, اس نے تو بتا دیجئے نا, اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے. گھبراتے بہت ہیں آپ لوگ, اسی لیے خان صاحب کہتے رہتے گھبرانا نہیں. تو بالکل آپ نے گھبرانا نہیں. اور جی پاک ایئر فورس والوں کو بتا دینا چاہیے کہ جی وہ ہم نے 9 بلین روپیز جو تھے وہ ہم نے کہاں خرچ کیے. لے لیا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ, لے لیا ہوگا کہیں باہر کے باہرلے دیش میں ہوتا ہے نا, آپ لوگوں نے لیا ہوتا ہے, دبئی میں فلیٹ لے لیے ہوں گے, یورپ میں کوئی زمین خرید لی ہوگی, کوئی فیکٹری لگا لی ہوگی, کوئی پاپا جونز لے لیا ہوگا, اس طرح کا کچھ کر لیا ہوگا نا.
पता नहीं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी जो है ना वो इस तरह के सवाल कर करके ना और इस तरह की बातें कर करके ना, मेरी तो बिल्कुल आदत नहीं है ऐसी बातें करने की। मैं तो जरा भी ऐसी बातें नहीं करती कि जी पैसे खा गए ये लोग और जी 12 बिलियन में से जो है वो 9 बिलियन का हिसाब ही नहीं दे रहे, तो जरूर वो इधर उधर हो गया होगा। मैं तो इस तरह की बातें करती हूँ। आप लोगों को तो मेरा आदत पता ही है, मेरी तो बिल्कुल ऐसी बातें करने की आदत नहीं। मैं तो सीधी सादी बातें करती हूँ और सीधी सीधी निकल जाती हूँ। लेकिन ये कि मैं आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ, छोड़ें आप लोग, मुझे पता नहीं किस तरफ ले जाते हैं। आपको पता है कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में शरीफ खानदान ने 6,000 अरब रुपया कर्जा लिया, 6,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया, 6 अरब रुपया कर्जा लिया। फिर से सुन लो, 7 सालों में 6 अरब रुपए का कर्जा लिया। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये पता नहीं कौन है। लेकिन अगर मैं होती तो शायद मैं इतना अच्छा ना कर पाती जितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। तो लेकिन मैं ये बता दूं कि ये मैं नहीं हूँ, लेकिन ये कर बिल्कुल ठीक रही थी वैसे। लेकिन साथ के साथ हम एक वीडियो और देख लेते हैं। लैके आने हैं। हाँ, मीडिया टॉक करने हैं। क्या हाल है बेटे? ठीक हो? खैरियत ना लो? ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी नहीं, आपके ये तो हमें भी नहीं पता हाँ हाँ, हमारे लिए बहुत वो न्यूज़ तो देख डाला। नहीं है। आसन सिंगर यार वाले अलगना देख ले पुत्र, और की करना पे। जी, ये थी फिरदौस आशिक अवान। आप सब इनको जानते ही हैं, फिरदौस आपा के नाम से बड़ी मशहूर हैं और ये पंजाब असेंबली में जाने की कोशिश कर रही थी और इनको रोक दिया गया बाहर और अंदर नहीं जाने दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंटली इन्होंने रिज़ाइन भी किया है, आप सब जानते हैं जो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब ऊपर वाला आपको किसी पोजीशन पे ले जाए और आप किसी ऊंची जगह पे पहुंच ही जाएं, मतलब जैसे कहते हैं, तो फिर ये कि आपको ये चाहिए कि आप लोगों के साथ अपने गर्दन में सरिया ना लाएं और लोगों से अच्छे से बात करें और अपना एक जैसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा सा अपना अखलाक पेश करें, लोगों से नाइसली बात करें, फिर शायद इस तरह की सूरत हाल आपको ना देखनी पड़े। लेकिन अगर आप अपनी गर्दन में सरिया लाएंगे और जिस वक्त आप ऊंची पोजीशन पे बैठे हैं, किसी सीट पर पहुंच ही गए हैं, चाहे किसी भी वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो कोई होती नहीं है हमारे मिनिस्टर की या उनके एडवाइजर्स की, बस ऐसे ही मक्खन जूते पॉलिश करके जाते हैं। तो उस वक्त अगर आप ये सोचें कि मैं इस सीट से हट भी सकता हूँ या हट भी सकती हूँ, तो शायद आपके साथ उस सीट से हटने के बाद ये कुछ ना हो जो फिरदौस आशिक अवान के साथ हुआ है। खैर बड़ा अफसोस है हमें इस बात का, लेकिन ये कि होना नहीं चाहिए ऐसा। मगर ये कि अफसोस की बात ये भी है कि जिस वक्त हम पोजीशन पे होते हैं, हम जैसे मैंने कहा कि हम भूल जाते हैं कि हम ये सीट से हमें हटना भी है। हम हमेशा टॉप पर नहीं रह सकते और हमेशा एक ही पोजीशन में या एक ही तरक्की ही सिर्फ हमें नहीं मिलेगी, हम कभी गिर भी सकते हैं। तो अगर गिर जाएं तो हमें उठाने के लिए कोई होना चाहिए। और ये मेरा भाषण कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया ना? बाकी आगे का आप लोग खुद ही समझ जाए ना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहने वाली थी। खैर अच्छा, आगे हम आपको लास्ट में ये बता दें कि जी अफगानिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान उसी तरह से किरदार अदा करता रहेगा। इमरान खान साहब ने कहा है जैसे तालिबान कर रहे हैं, मेरे ख्याल है तालिबान को फॉलो कर रहे हैं खान साहब, और अफगानिस्तान की तरक्की में और पीस प्रोसेस में इमरान खान साहब का उतना ही रोल है जितना कि तालिबान जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका रोल है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जी पाकिस्तान में जो है हर वो शख्स क्राइम करने से घबराता है जिसके पास पैसा ना हो, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप कानून भी खरीद सकते हैं, आप अपनी मर्जी का फैसला भी करवा सकते हैं और आप पतली गली से निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई आराम से बैठो ना, क्या जरूरत है फिर क्राइम करने की? सुकून से बैठो, चने खाओ, अपने वो जिसे कहते हैं ना भेलपूरी खाओ और चिल मारो, ऐसे ही बोलते हैं ना चिल मारो। तो खैर हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और नहीं जी नहीं, सनी देओल के बारे में मैं कोई बात नहीं करने लगी हूँ।
मैं अभी फाइल तैयार कर रही हूँ, मैं आपको ये ज़रूर बताती जाऊँ कि मैं उनके लिए फाइल तैयार कर रही हूँ और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का केस मैं बना रही हूँ। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप भूल जाइए, उन्होंने एक ने तो ये लिखा, क्या उन्होंने शायद किसी कबाड़ी को भेज दिया होगा। ऐसा वो कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही कीमती हैंडपम्प लेके गए हैं। अगर उन्होंने कबाड़ी को ही देना होता तो वो लेके ही क्यों गए होते। लेकिन बात सारी ये है कि इतनी छोटी हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी सनी देओल जी से। मैंने तो उनकी सारी फिल्में देखी, एक एक पिक्चर देखी मैंने उनकी, वो 2.5 किलो का हाथ और वो सब कुछ देखी है मैंने, सारी फिल्में उनकी देखी हैं। और वो ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वो भी देखी है। तो लेकिन ये अजीब बात है भाई कि वो आए और पाकिस्तान आके और इस तरह से वो हैंडपम्प निकाल के ले गए। और वो शायद ये समझ रहे होंगे कि हम लोग क्योंकि हमारी मेमोरीज तो इतनी ज़्यादा होती नहीं पाकिस्तानी होंगे, हम थोड़े दिन में भूल जाते हैं। वैसे दिल के भी हम बड़े अच्छे होते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मट्टी पाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। हैंडपम्प हमारे लिए बहुत एक कीमती चीज़ है और मेरा ख्याल है कि हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। और अगर सनी देओल जी ने आराम से वापस ना किया हमें, क्योंकि हम ये अभी मेरा ख्याल है हम उनको टाइम दे रहे हैं, कुछ 2 वीक्स का टाइम उन्होंने मांगा था। उनके किसी सेक्रेटरी का फोन आया था, वो कह रहा था हमें 2 वीक्स का टाइम दे दें। तो सनी देओल जी जो है ना, वो हम उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी सनी देओल जी अगर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपको मालूम ही है कि हमारे पास बहुत से ऑप्शन है जिसमें हम एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। और हमारे पास पाव के वो बम भी हैं, शेख रशीद साहब ने बताए थे, तो वो भी हम फेंक देंगे फिर, और क्या करना है। तो इसलिए आप लोग जितने हमें इंडिया से देख रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जी सनी देओल जी से कहें कि जी क्यों एक हैंडपम्प के पीछे पूरा मुल्क तबाह करने पर लगे हुए हो। मतलब उनको कहें कि वो इमरान खान ना बने और हैंडपम्प वापस कर दें। इसलिए कि खान साहब ने भी यहाँ पे हमारी तो बैंड बजा के रखी है पूरे मुल्क की। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, खैर है, होता रहता है इस तरह से। हम दोबारा बना लेंगे जो खान साहब ने जो यहाँ पे बैंड बजाई हुई है सबकी। लेकिन फिर अगेन मैं चलती हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अच्छा फालतू की बातें करने का, और ना ही मुझे आती हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे, और घबराइएगा नहीं प्लीज़।